जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीन है? निम्न में से कौन सा वेद प्राचीन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस सवाल का सही जवाब ऋग्वेद होगा। कौन सा वेद प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? सत्य का, बलिदान का, शूरता का, कि धरती से संबंध तथा समृद्धि का? सत्य का, बलिदान का, शूरता का, या धरती से संबंध तथा समृद्धि का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धरती से संबंध तथा समृद्धि का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, यमुना, गोमती, गंडक। सरयू, यमुना, गोमती, गंडक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दिल्ली, आगरा, ये सब यमुना नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर कौन है? अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोमती, लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। 4 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सरदार पटेल होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। ठीक है। 6 नंबर सवाल है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत, इजिप्ट, मंगोलिया, नेपाल। भारत, इजिप्ट, मंगोलिया, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भारत हो जाएगा। भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। 8 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य की राजधानी है? झारखंड राज्य की राजधानी है इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची, लखनऊ। इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। 9 नंबर सवाल है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1945, 1946, 1947, 1950। 1945, 1946, 1947, 1950। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1947। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। 1950 में क्या हुआ था? भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुआ था
26 जनवरी 1950 में। आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है। 10 नंबर सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? एस.सी. बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। आनंद मठ के लेखक कौन थे? एस.सी. बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। 11 नंबर है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? बैरन कार्ल वॉन ड्राइस, जेम्स रिटी, डनलप, फ्रैंकलिन। बैरन कार्ल वॉन ड्राइस, जेम्स रिटी, डनलप, फ्रैंकलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन कार्ल वॉन ड्राइस। जब आपका ऑप्शन में के मैकमिलन ना दिया रहे तो दिया रहेगा बैरन कार्ल वॉन ड्राइस। ठीक है। साइकिल का आविष्कार बैरन कार्ल वॉन ड्राइस ने किया था। 12 नंबर सवाल है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, अन्नेमुदी, सतपुड़ा, कंचनजंगा। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, अन्नेमुदी, सतपुड़ा, कंचनजंगा। तो इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपका कंचनजंगा, अगर K2 ना दिया रहे तो उसके बाद कौन है? कंचनजंगा। ठीक है। कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला का भाग है। ठीक है, जो पड़ता है सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है नेपाल में। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप और बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू, महाराणा प्रताप और बाबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है। 14 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? अल्बाट्रोस, शुतुरमुर्ग, मोर, एमू। अल्बाट्रोस, शुतुरमुर्ग, मोर, एमू। तो इससे सवाल का सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, केपलर, जेम्स चैडविक। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, केपलर, जेम्स चैडविक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। जेम्स चैडविक किसका किए थे? जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। केपलर ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिए थे। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है? बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कांसा। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कांसा। तो बिजली के वायरिंग के लिए तांबा उपयोगी है। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर सवाल है, H2O2 का सूत्र क्या है? H2O2 का सूत्र क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन हाइड्राइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन हाइड्राइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। H2O2 किसका सूत्र है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, सबसे हल्का गैस क्या है? सबसे हल्का गैस क्या है? CO2, HNO, CO2, HNO। तो सबसे हल्का गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, H। सबसे हल्का गैस H, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा, चांदी। तांबा, सोना, पारा, चांदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी। थर्मामीटर में पारा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर सवाल है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं? समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, न्यूक्लियॉन। समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, न्यूक्लियॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड, पिंड मतलब द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान्य उनका अलग अलग होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समस्थानिक। समभारिक में जब पिंड मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर होगा तो समभारिक, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग तो समस्थानिक कहलाएगा। भिन्न भिन्न, अलग अलग, अलग अलग है। क्या अलग अलग है? पिंड अलग अलग है। पिंड मतलब द्रव्यमान्य। 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एक समस्थानिक, दूसरा समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं? जब द्रव्यमान संख्या बराबर हो, पिंड बराबर हो, उसे कहते हैं समभारिक। और समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहेगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो कहलाएगा समस्थानिक। ठीक है। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, जुकाम। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, जुकाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुकाम। वायरस के कारण होता है जुकाम। हैजा, टाइफाइड ये सब जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। और जुकाम ये वायरस के कारण होता है। ठीक है। वायरस में और हो जाएगा एड्स, पोलियो, ये सब वायरस से होता है। ठीक है। हैजा और टाइफाइड ये हो जाएगा आपका जीवाणु से। मलेरिया ये आपका हो जाएगा परजीवी से। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? रोग प्रतिरोधक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? खमीर से, फफूंदी से, शैवाल से, जीवाणु से। खमीर से, फफूंदी से, शैवाल से या जीवाणु से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फफूंदी, जिसको कहते हैं कवक। ठीक है। फफूंदी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको कहते हैं कवक। 24 नंबर सवाल है, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि,
कॉर्पस लुटेरम और थाइमस। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्पस लुटेम और थाइमस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि इसको कहते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। 25 नंबर सवाल है, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल, वजनी स्केल, मेरकॉली स्केल, छेदक स्केल। रिएक्टर स्केल, वजनी स्केल, मेरकॉली स्केल, छेदक स्केल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ब्रोमीन एक क्या है? ब्रोमीन एक क्या है? 26 नंबर सवाल है, ब्रोमीन एक क्या है? आधातु, धातु, उपधातु, प्लास्टिक। आधातु, धातु, उपधातु, प्लास्टिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधातु। ब्रोमीन क्या है? एक आधातु है। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? चर्बी, फाइबर, तेल, प्रोटीन। चर्बी, फाइबर, तेल, प्रोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेल। चर्बी, फाइबर, प्रोटीन का लार पाचन में मदद नहीं करती है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च नहीं है तो तेल कभी पाचन में मदद करती है। कौन? लार। लेकिन किस में मदद नहीं करती है? चर्बी में, फाइबर में, प्रोटीन में बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है। 28 नंबर है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? स्तनपायी, कशरुकी, सरीसृप, उभयचर। स्तनपायी, कशरुकी, सरीसृप, उभयचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरीसृप में। सांप सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है। 29 नंबर सवाल है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? पॉलीमर, मिश्र धातु, फाइबर, यौगिक। पॉलीमर, मिश्र धातु, फाइबर, यौगिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, टिबिया, ह्यूमरस। फीमर, रेडियस, टिबिया, ह्यूमरस। क्या होगा इसका जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ठीक है। 31 नंबर सवाल है, यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 रुपया है तो 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा? यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 रुपया है तो 555 किलो आम का मूल्य क्या होगा? 950 किलो आम का मूल्य कितना है? 38,000 रुपया है। कितना पूछा है? 555 किलो का। अगर 1 किलो का दाम पता हो जाए तो जितना का पूछेगा उससे गुना कर देंगे। पहले 1 किलो का दाम कितना होगा वो निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 38,000 बटे ये 950 कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। ये 950 किलो का मूल्य 38,000, तो 1 किलो का कितना होगा? 38,000 बटे 950, इसलिए 555 किलो का दाम। $555 किलो का दाम। डायरेक्ट गुना कर दें 555। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। 38,000 बटे 950 गुने 555। ठीक है। देखिए अब 1 0 1 0 कैंसिल हो गया।
5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 नवे 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। 19 दूनी 38, कितना आ गया 200, गुना कर दीजिए। 111 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 222, कितना जीरो 2 जीरो, 22,200 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 955 किलो आम का मूल्य 38,000, तो 1 किलो आम का मूल्य 38,000 बटे 950, इसलिए 555 किलो का आम का मूल्य कितना हो जाएगा 38,000 बटे 950 गुने 555, काटने पर कितना आएगा 22,200 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करें। 4, 9, 16, 25 वाट। 4, 9, 16, 25 के बाद क्या आएगा? तो देखिए, तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब किसका होगा 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर सवाल है, रिक्त स्थान भरे 212 का स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 4 ऑप्शन है, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 212 का स्क्वायर, आप चाहिएगा तो 212 2 बार लिख करके इसको आपस में गुना करना है, या तो फिर देखिए तरीका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको 2 अंक एक साथ लीजिए, 2 अंक अंतिम से 2 अंक एक साथ लीजिए, बाकी इसको अलग रखिए। 3 स्थान लिखना है आपको, प्रत्येक स्थान में 2-2 अंक लिखना है, 2 से ज़्यादा नहीं, 2-2 अंक ही लिखना है। स्टार्ट करते हैं इधर से ही, अंतिम से। 12 का स्क्वायर कितना जाएगा 144, क्या बोले थे 2 अंक ही लिखने के लिए, तो 1 बच गया, ऊपर लिख दीजिए, यहाँ जो अंक आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, 12 को 2 को और 2 को गुना करना है, ये 12 को एक साथ, ये 2 को और 1 2 को, बाद में 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, ठीक है। 2-2 अंक में लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक में लिखा गया, इसको 0 नहीं भी लिख सकते हैं, तो 449 44, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और भी अंक लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले अंतिम से 2 अंक लीजिएगा, 2 ही अंक उतारिएगा, 3 अंक होगा, इसको ऊपर लिख दीजिएगा, जो यहाँ पर अंक लिखाएगा जोड़ के लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद 12 2 को गुना कीजिएगा, 49 बच्चों के 48, बाद में 24 दूनी 48 और 1 49 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर है, 64 के पावर 2/3 होल पावर 1/2, ऑप्शन है 4, 32, 16, 8। 64 के पावर 2/3 का होल पावर 1/2, क्या इसका वैल्यू होगा? तो यहाँ पर 64 के पावर 2/3 और होल पावर 1/2 1/2, ठीक। 64 पावर क्या होता है गुना हो जाता है, 2/3 और 1/2, ठीक। 2 कैंसिल, मतलब 64 के पावर 1/3। अब यहाँ पर नीचे 3 आ गया है, अगर ऊपर 3 आ जाता तो 3 कैंसिल हो जाता। 64 किसका क्यों होता है 4 का, बाहर में 1/3 है, पावर गुना होता है, 3 कैंसिल, क्या बच गया 4 बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर सवाल है, एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है, यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपया है, तो मासिक जीपीएफ कितना होगा? एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है, यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपया है, तो मासिक जीपीएफ कितना होगा? 1650 रुपया, 1215 रुपया, 1500 रुपया
या 1350 रुपया। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है। यदि जीपीएफ देने के बाद, उसको खर्च करने के बाद, जीपीएफ में देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपया है। देने के बाद, जीपीएफ देने के बाद बचता है 13,500, मतलब राशि होगा पूरा कितना परसेंट? 100%। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, उसमें से 10% दे दिया जीपीएफ में, तो उसके पास कितना बचा? 90% बचा। 100 में 10% निकल गया तो 90% बचा। देने के बाद 13,500 रुपया बच रहा है। परसेंट में कितना बच रहा है? प्रतिशत में 90%, संख्या में 13,500। ठीक है, इसलिए मासिक जीपीएफ कितना है? तो जो जीपीएफ दे रहा है वो मासिक जीपीएफ कितना है? कितना जीपीएफ दे रहा है? 10%। तो 10% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यह 90% बराबर इतना है, तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 एकम 9 बचेगा 4, 9 पचे 45। 1% बराबर कितना? 150। इसलिए क्या पूछा है? मासिक जीपीएफ पूछा है, मासिक आय नहीं पूछा है, मासिक वेतन नहीं पूछा है। मासिक वेतन पूछता तो 100%, मासिक जीपीएफ पूछा है, तो मासिक जीपीएफ कितना है? 10%। तो 150 गुने 10 कितना? 1500 रुपया। ठीक है। 36वां सवाल है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है? वृत्त की परिधि कितना है? 88 मीटर है। क्या पूछा है? उसकी त्रिज्या पूछा है। तो वृत्त का परिधि 88 मीटर है, त्रिज्या पूछा है, क्या होगा? 6 मीटर, 14 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। दिया हुआ वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है 88 मीटर। वृत्त का परिधि मतलब 2πr बराबर कितना है? 88। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr बराबर क्या है? 88। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, बराबर 88। ठीक है, 22 चौके 88 बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, 2 दूनी 4। आर बराबर, ये 7 नीचे है, 2 ऊपर, 7 दूनी 14। आर बराबर 7 दूनी 14 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 मीटर। 37 नंबर सवाल है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर सफर तय करेगा? एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर सफर तय करेगा, कितने दूरी तय करेगा? 55.5 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 56.25 किलोमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। कितने किलोमीटर सफर तय करेगा? मैं दूरी पूछा है, क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ है कितना? 45 मिनट। क्या पूछा है? कितने किलोमीटर सफर तय करेगा? दूरी पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय। चाल कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया हुआ है? 45 मिनट। 45 मिनट। देखिए तो चाल आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय क्या है? 45 मिनट है। पूछा है किसने? किलोमीटर में। तो यहाँ पर ये घंटा नीचे है, ये मिनट है, तो सेम यूनिट होना चाहिए। तो किलोमीटर तो चाहिए ही, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर घंटा में चेंज कर देते हैं तो घंटा और घंटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किलोमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे आपका घंटा है, गुने 45 मिनट। इस मिनट को चेंज करते हैं घंटा में
तो 60 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। ये आपका चेंज हो गया घंटा में। ठीक है, मिनट को चेंज करना है घंटा में तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो गया घंटा। यहाँ पर 15 पचे 75, 15 चौके 60, यही हो गया। अब क्या बचा? गुना कीजिए ऊपर में, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225 बटे 4 किलोमीटर। डिवाइड करते हैं, 4 पचे 20, क्या बचेगा? 2, 2 5 25, 4 छके 24, बचेगा यहाँ पर 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 56.25 किलोमीटर। साइड से भागा करके देख लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। 4 पचे 20, 2 5 उतरेगा, 4 छके 24, क्या उतरेगा? 1, यहाँ दशमलव तब 0, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2, फिर दशमलव के लिए 0 उतरेगा और 4 पचे 20, पूरा पूरी कट गया। 56.25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि r प्लस एस, 38 नंबर सवाल है, 38 नंबर सवाल है, यदि r प्लस एस बराबर -8 और आर एस बराबर -12 हो तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर क्या? 88, 78, 74, 64। r प्लस एस बराबर -8 दिया हुआ है, आर एस बराबर -12 दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। r प्लस एस बराबर -8 दिया हुआ है और आर एस बराबर -12 दिया हुआ है। पूछा है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो स्क्वायर कहाँ मिलेगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तब। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। जो काम इधर करते हैं वही काम इधर भी करना पड़ता है, बराबर के वो साइड। तो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rs बराबर 8 का स्क्वायर कितना? 64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे -8 गुने -8, 8 8 64, 8 8 64, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2, आर एस का वैल्यू कितना? -12 बराबर 64, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर -12 दूनी 24 बराबर 64, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 64, माइनस हो जाके प्लस। 4 4 8, 6 2 8, कितना हो गया? 88 हो गया। 88 ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 39 नंबर सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 4725 और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 15, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है, 345 होगा, 265 होगा, 180 होगा कि 315 होगा? चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दे दिया है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल के बारे में बताया गया हो, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में दिया गया हो क्वेश्चन में, तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं को गुणनफल दे दिया है, दोनों गुना करके 4725। एलसीएम पूछा है क्या होगा? एचसीएफ दिया हुआ कितना? 15। काटिए इसको, 15 तिया 45, बचे कितना? 2 2 मतलब 22। ठीक है, 15 एकम 15 बचेगा 7, 7 और 5 75, 15 पचे 75, मतलब एलसीएम बराबर 315 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 10 20 30 40 50 का औसत क्या होगा? 40 होगा कि 20 होगा, 30 होगा या 25 होगा? चलिए देखते हैं इसका औसत क्या होगा। 10 20
30, 40, 50। तो इसमें औसत में क्या होता है कि जब कॉमन डिफरेंस समान हो, दो संख्याओं के बीच का अंतर हर जगह समान हो। देखिए तो 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, यहाँ से यहाँ 10 का अंतर, तो क्या होता है बीच वाली संख्या, इधर से बीच वाली कौन हो गया 30, यही आपका औसत कहलाएगा। औसत मतलब बीच का वैल्यू। जब दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा तब ये विधि काम करेगा। दूसरा विधि क्या है, जब अंतर समान हो तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 50 और 10 60 बटे 2, कितना हो जाएगा 30। या तीसरी विधि क्या है, औसत बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या। कुल योगफल क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। तो जोड़ दीजिए 50, 40, 90, 90 38, 120, 120 और 20, 140 और 10, 150। कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिया 15, कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर सवाल है, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। जो वृत्त बनाया गया है वो कितने लंबाई का, 1 मीटर लंबाई का। मतलब एक तार लाया 1 मीटर का और उस तार को मोड़ करके वृत्त बना दिया। ठीक, तो जो तार है खुला हुआ था, इसको मोड़ दिया गया, वृत्त आकृति बन गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू चलिए ठीक है 22/7 आ जाएगा, लेकिन आर का मान तो निकालना पड़ेगा। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या का तो मान निकालना पड़ेगा। त्रिज्या यहाँ से मिलेगा क्योंकि इसका लंबाई, ये परिधि, ये चारों तरफ का सीमा का कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ये जो पूरा बनाया गया वृत्त और इसका लंबाई कितना है 1 मीटर, और जो पूरा बनाया गया घेरा वह क्या कहलाएगा, ये परिधि कहलाएगा। मतलब 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या कहलाता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर कितना मीटर, 1 मीटर। ये पूरा लंबाई कितना है यहाँ तक 1 मीटर का है, तो ये परिधि कहलाएगा, परिधि बराबर 1 मीटर। ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तब क्या यहाँ पर 2 गुने 2 पाई आर, 2 पाई रहने देते हैं, आर का मान, इस मीटर को पहले चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से काटिए कितना हो जाएगा 50, तो आर का मान 50/पाई निकल गया। आर का मान करने के लिए 50/पाई, वही आर का मान इसमें पुट कर देना है। पाई आर का मान 50/पाई, इसका स्क्वायर। पाई कितने बार लिखा गया, 2 बार, 50/पाई और 50/पाई, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, 50 गुने 50 2500 हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, 2500। ठीक है, ये जोड़ा है, इसके साथ जोड़ा नहीं है, 2500 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1, तो यहाँ पर 7 कहाँ से लगेगा ऊपर और 22 नीचे, काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 7 0, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8 बटे 11।
क्या होगा 11×7=77, ठीक है, पॉइंट में आएगा, पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, 11×7=77 बचेगा यहाँ पर कितना 11×7=77, बचे कितना 10, 10 यहाँ उतरेगा 5, 105, 11×9=99, यहाँ क्या बचेगा 6, मतलब 6 और 0 60, 11×5=55, कितना बचेगा 5, मतलब फिर दशमलव के बाद 0 50 होगा, 11×4=44, ठीक है, फिर वहाँ पर क्या होगा 6 बचेगा, 6 फिर 0 तो 11×5=55, 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका परिधि दिया हुआ था, मोड़ा गया है, वृत्त का आकृति, लंबाई कितना था 1 मीटर का लंबाई तार था, उसको मोड़ा गया तो वृत्त बनाया गया, तो ये परिधि कहलाया। परिधि क्या होता है 2πr बराबर 1 मीटर, दिया गया ऑप्शन में सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ से r का मान निकाल दिए, पाई 2 से काटेंगे 2×50 से 100, पाई नीचे उतर जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई r का मान यहाँ से पुट करेंगे, 50/पाई का स्क्वायर 2 बार लिखाएगा, 50/पाई 50/पाई, आगे काट छट के आंसर, ठीक है। 42 नंबर सवाल है, यदि 3:8 बराबर 6:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 16, 9, 6, 7, तो ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। 3:8 बराबर 6:x, अनुपात मतलब क्या होता है भाग, बराबर 6/x, 3 दूनी 6, x से कम x, 8 दूनी 16, x बराबर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर सवाल है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। 1000 रुपया, 1200, 1100, 1300, तो ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। ये जो है क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, 5% वार्षिक करने मतलब 1 वर्ष में 5%, समय कितना है 3 वर्ष, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 180 रुपया, क्या पूछा है मूलधन पूछा है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज दिया रहे, मूलधन दिया रहे, समय दिया रहे, दर दिया रहे, तो क्या होता है साधारण ब्याज बराबर आई बराबर P गुने R गुने T बटे 100, नए समय आया, लिख देते हैं हिंदी से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 180 रुपया दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है पूछा है, मान लेते हैं x होगा, समय कितना 3 वर्ष, दर कितना प्रतिशत 5% बटे 100, ठीक है, कटेगा, काटिए 5 दूनी 10, ठीक है, 3 छक्के 18 हो गया। ये और ये क्या होगा गुना होगा, नीचे ऊपर गुना होता है, क्रॉस गुना होता है, 6 60 गुने 20, 6 दूनी 12, 1 0 1 0 2 0, x बराबर कितना हो गया 1200 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। या तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर 1 साल में 5% दर हो गया, 1 साल में कितना ब्याज लेगा 5%, तो 3 साल में कितना लेगा 5 या 15% लेगा, तो 5 या 15% हो गया आपका ब्याज, लेकिन ब्याज कितना है 180 रुपया, संख्या में 180 रुपया, प्रतिशत में 5 या 15%, 15% बराबर कितना 180 रुपया, इसलिए मूलधन ज्ञात करें, वह राशि जो दिया गया था सो कितना था, राशि कितना होता है 100%, मूलधन 100%, तो 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ काटिए 15 एकम 15 बचेगा 3, 15 दूनी 30, 1% बराबर 12, इसलिए 100% बराबर कितना होगा 12 गुने 100 बराबर 1200, ठीक है। 40 नंबर सवाल है,
640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का x%। तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर क्या? 40 होगा, 54 होगा, 50 होगा, 45 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। 640 गुने 45%, 45% मतलब 45/100 प्लस 450 गुने 64/100, 64% मतलब 64/100 बराबर 1440 का मतलब गुना x%। x का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28 बराबर, इसको काटिएगा 1 0 मतलब 144 x/10। जोड़िए 8 और 8 16, 8 8 16 1 17, 2 4 और 1 5, ठीक है, बराबर 144 x/10। ये 10 यहाँ गुना होगा तो यहाँ गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कट रहा है क्या? काटिए 144 12 से कटेगा, 12 गुने 12 144 होता है, 12 का 144 मतलब 12 कम 12, 12 दूनी 24। इधर देखिए बढ़ चौके 48, बढ़ चौके 48, क्या बचेगा? उधर 2 बचेगा और 7 9 मतलब 9 बचा, उतरेगा 6, 96 हो गया, 12 8 96, बढ़ चौके 48, ठीक है। तो क्या होगा? 4 दें के 40 बराबर x। चाहे आप छोटी संख्या लेकर काट सकते हैं, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4, 10 चौके 40, x यहाँ x बचा हुआ है, x बराबर 40। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 45वां सवाल है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मूल आएगा? 145% का 700.05 प्लस 22.99 गुने 15.5 बराबर क्या? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके अब कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। 46 नंबर सवाल है, किसी कोड भाषा में CLOC का कोड KCOLC हो तो उसी कोड भाषा में STEPS का कोड क्या होगा? किसी कोड भाषा में CLOC का कोड KCOLC हो तो उसी कोड भाषा में STEPS का कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिए बनाइए, जवाब दीजिए। चलिए सॉल्व करते देखते हैं इसका उत्तर क्या आना चाहिए। CLOC, इसको लिखा है KCOLC लिखा है, तो स्टेप्स को क्या लिखेगा? तो जिस प्रकार इसका लिखा गया होगा उसी प्रकार इसको भी लिखा जाएगा। तो CLOC के देखिए, तो KCOLC इधर से अंतिम से शुरुआत कर दिया, KCCOOLLCC। तो अभी जो है अंतिम से शुरुआत कर दिए, SPETS। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 में सवाल है, P माँ है K की, K बहन है D की, D पिता है J का, तो P का J के साथ क्या संबंध है? P माँ है K की, K बहन है D की, D पिता है J का, तो P का J के साथ क्या संबंध है? माँ, चाची, दादी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बनाते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या आना चाहिए। P माँ है K की, P क्या है? माँ है, किसका है? K की है, ये K की माँ है, ठीक है। K की माँ कौन हो गया? P हो गया। K बहन है D की, यहाँ पर कौन है? D, और D के बहन कौन है? K। K बहन है किसका? D का,
डी की बहन के हो गया। डी पिता है जे का, डी पिता है, एक पिता है किसका, जे का, ठीक है। डी पिता है किसका, जे का। तो P का जे के साथ क्या संबंध है, P कौन है जे का, P जो है कौन है जे का। यहां पर देखिए ये इसके पिता हुए, ये पिता की ये बहन हुई। तो जब पिता की बहन हुई तो जे का कौन हो गई, बुआ हुई। ये जे का कौन हो गई, ये बुआ हो गई। और ये बुआ की माँ है, बुआ की माँ क्या लगती है, दादी लगती है। अरे पिता की बहन है, ये पिता की बहन है मतलब भाई बहन है, और इसकी माँ है तो इसकी पिता की भी माँ होगी ना। तो पिता की माँ कौन लगती है, दादी। पिता की माँ कौन लगती है, दादी। तो पी क्या हो गया, पी हो गया दादी किसका, जे का। वही पूछ रहा है कि पी का जे के साथ क्या संबंध है, तो पी दादी है। अगर पूछता है यहां पर कि के का जे के साथ क्या संबंध है, तो के कौन है, के बुआ है किसका, जे का। और बुआ की ये माँ है तो बुआ की माँ दादी लगेगी, ठीक है। 28वां सवाल है, कौन सा अक्षर क्रम XUROL को पूरा करता है, GIHJ। तो XUROL के बाद क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते देखते इसका उत्तर क्या आना चाहिए। X कितना होता है, इसका पोजीशन नंबर 24, U का 21, R का 18, O का 15, L का 12। देखिए 24 से 21 आया, कितना घट गया 3। 21 से 18 आया, कितना घट गया 3। 18 से 15 आया, कितना घट गया 3। 15 से 12 आ गया, कितना घट गया 3। तो 12 में जाएगा 3, कितना बचेगा 9। 9 और 9 किसका पोजीशन नंबर होता है, I का, ठीक है। 9 किसका पोजीशन नंबर होता है, I का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, I इसका उत्तर होगा। 49वां सवाल है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाहिने छोर से 14वां है, इस पंक्ति में कितने पेड़ हैं। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां स्थान पर आता है और दाहिने छोर से 14वां स्थान है, तो इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ है। 18, 21, 20, 19। तो सॉल्व करते हैं, देखते इसका उत्तर क्या आएगा। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से, एक कहलाएगा बाएं छोर से और इधर से कहलाएगा अंतिम, इधर अंतिम से दाएं छोर से, ठीक है। ये आपका बाएं छोर हो गया, उधर से आपका हो गया दाएं छोर, ठीक है। अंतिम से आपका दाएं छोर कहलाएगा। तो एक पेड़ बाएं से 7वां स्थान पर, तो ये जो है 7वां स्थान पर है बाएं से, और दाहिने छोर से 14वां, उधर से आएगा तो 14वां कहलाएगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ है, कुल कितने पेड़ है। तो कुल निकालने के लिए यहाँ पर एक बार देखिए ध्यान से कि इधर से ए पोजीशन नंबर, ए स्थान इधर से भी जोड़ा गया है और इधर से जोड़ा गया है, मतलब ए पोजीशन नंबर 2 बार जोड़ा गया है, ठीक है। अरे ये ऊपर से मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 पेड़ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पेड़ है। हम बोलें कि ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 5वां स्थान पर है, ठीक है। ऊपर से केमा है 5वां स्थान पर है, 5वां स्थान पर है। तो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से केमा स्थान है, हो गया 6ठा स्थान पर है। यही पोजीशन नंबर ऊपर से 5वां है, नीचे से 6ठा है, ठीक है। तो इसको जोड़िए 5 और 6 कितना हो गया 11। अब गिनिए तो 11 पेड़ होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही पेड़ है। तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन नंबर है ये 2 बार जोड़ा गया है, इस कारण से 5 और 6 कितना हो गया 11, 1 बढ़ गया। इस पोजीशन नंबर को 2 बार जोड़ा गया, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो वही हाल यहाँ पर हुआ है कि इधर से पोजीशन नंबर जोड़ा गया है और इधर से भी जोड़ा गया है,
तो जब इधर से जोड़ने पर इधर से जोड़ा गया है, इधर से जोड़ा गया है, इधर से जोड़ा गया है, तो एक ही पोजीशन नंबर 2 बार जोड़ा गया है, तो एक अधिक आ जाएगा। तो 14 और 7, ये 7 प्लस 14 में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। यहाँ पर 6 5 कितना हो गया, 11। तो 11 पेड़ है क्या, नहीं 10 पेड़ है। तो क्या करेंगे, कुल में से एक घटा देंगे। तो 7 और 14 में से जोड़ करके एक क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना गया, किस माने से कितना, 20 पेड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुल निकालने के लिए ऊपर से क्रमांक नीचे से क्रमांक जोड़ करके एक घटा देना है, या लेफ्ट से और राइट से दिया रहे तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है। ठीक है, 50 नंबर सवाल है, विकल्पों से श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। क्या लिखा हुआ है, ZA YB XC WD, उसके आगे क्वेश्चन मार्क्स क्या आएगा, EB आएगा, EU आएगा, VE आएगा या VF आएगा। फिर सॉल्व कीजिए, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ZA YB XC WD, Z 26, Y 25, X 24 और W 23। ठीक है, तो 26, 25, 24, 23, उसके बाद क्या आएगा, 22 आएगा। A B C D, उसके बाद क्या आएगा, E आएगा। A B C D, उसके बाद E आएगा। मतलब 22 किसका होता है, 22 होता है V का। 22 किसका होता है, V का। और A B C D के बाद क्या आएगा, E, तो VE, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग को 50 क्वेश्चन बनाने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर बताना है कि आप 50 में आप कितना स्कोर किए। थैंक यू।